हे एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बालाजी फैकल्टी। आपका स्वागत है आज के सेशन पे। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन सुरक्षित होंगे। और अब हम स्टार्ट करने हैं वेरी न्यू चैप्टर। नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। टॉपिक इसलिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्योंकि वो चैप्टर तो जेनेटिक्स चल ही रहा है और ये भी चैप्टर्स आपके लिए जरूरी है। बहुत सारे बच्चे की नीड थी ये कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर एक कठिन चैप्टर है, एक टफ है, इसे हम कंप्लीट करें। इसके ऊपर नीट में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा फिर हम बायोटेक और जेनेटिक्स दोनों साथ में चलाते रहेंगे ताकि बच्चों की ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो फटाफट हम कंप्लीट कर जाएं, ताकि बच्चों का बोर्ड में भी बहुत अच्छे नंबर्स आ जाएं और नीट के लिए भी हम अच्छा कुछ कर पाएं। तो फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे बच्चे। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और ये पक्का वादा है कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपके दिमाग में बैठेगी। हर एक पॉइंट का एनसीईआरटी हाईलाइट आप तक पहुंचेगा और हम उतनी ज़रूरत पे बात करेंगे जितनी आपके लिए ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है आपको, जितनी नीड है पढ़ने के लिए। आप एक बार हमारे थ्योरी पोर्शंस को अगर आप पसंद करने लग जाएंगे तो हम बहुत ही जल्द आपको क्वेश्चंस एंड लाइव और भी बहुत सारे तरीके से आप तक हम पहुंचते रहेंगे। तो तब तक आपको प्यार बरसाए रखना है। चलें स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पहला टॉपिक। पहली चीज यार, ये चैप्टर कहता क्या है? ये चैप्टर ये कहता है कि बहुत सारे माइक्रोब्स जो हमारी लाइफ में हैं, ठीक है, वो हमें डिजीज भी फैलाते हैं। ह्यूमन का जो हेल्थ है वो क्या है और उसे कैसे अफेक्शन होता है, वो कैसे प्रभावित होता है और उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, हम इस टॉपिक पे आज बात करने जा रहे हैं। सो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज एग्जैक्टली हेल्थ एंड हु इज हेल्दी पर्सन। कौन है हेल्दी पर्सन? सो आप इसके लिए एक डेफिनेशन बनाई जाती है। यार पहले के लोग ना मानते थे, पहली चीज तो यार ये कि हेल्दी मतलब होता क्या है ना? हम किसे कहेंगे कि वो हेल्दी है, बढ़िया है, मतलब मस्त एकदम तगड़ा है। हेल्दी का मतलब ये है कि देखो यार, जैसे मान लो मैं आपको दिख रहा हूँ, ठीक है, बढ़िया सा आपके सामने हूँ, बढ़िया है, अच्छा खासा दिख रहा हूँ, हट्टा कट्टा फटाना ढिमकाना जो भी है बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ अगर मान लो एकदम कुछ चल रहा है एकदम, तो मैं बीमार हूँ, ठीक है। या फिर आप ही हैं, आप मुझे देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है कि क्यों ना इस आदमी को मार दिया जाए, ठीक है, क्यों ना इसका मर्डर कर दिया जाए। नॉट ओनली मी, मतलब कोई भी, किसी का भी तुम सोच रहे होगे, उसका मर्डर करने के बारे में सोच रहे हो, तो मतलब बाबू तुम बीमार हो। गली चलते हुए जा रहे हो और तुमने जुमा केसरी थूक दिया रोड पे, मतलब भाई साहब तुम बीमार हो। और गली चलते किसी से जबरदस्ती बुलेट पे पाट 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 करते हुए घूम रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तुम बीमार हो। तो मैं तुम्हें बीमार नहीं कह रहा, पर प्रकृति यही है कि अगर तुम ऐसा कुछ काम करते हो जनाब तो तुम बीमार हो। बैठे बैठे जबरदस्ती अपने दांत काट रहे हो, नाखून काट रहे हो, झुंझला रहे हो, बाल को जबरदस्ती बार बार ऐसे कर रहे हो, तो तुम बीमार हो। मैं भी थोड़ा सा बीमार हूं इसका, लेकिन बीमारी इसी को कहते हैं। सो व्हाट इज हेल्दी पर्सन? कौन है? सो हेल्दी पर्सन की बात अगर हम करें तो हमारे हिसाब से यार कुछ लोग ऐसा मान सकते हैं जो फिजिकल, सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि हेल्दी पर्सन जो है ना वो फिजिकल, इसके अलावा मेंटल मतलब बिहेवियर आप उसे कह सकते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं, सोशल हमने कह दिया, ठीक है। बिहेवियर, ठीक है। सो बिहेवियर भी इनका सही होना चाहिए। और क्या सही होना चाहिए भाई? ये जो है फिजिकल तो होना चाहिए, बायोलॉजिकल भी बोल दो इसको, ठीक है, कि बॉडी बढ़िया वेलबींग होनी चाहिए, ठीक है। बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, मेंटल इशू इनके भी सारे सॉर्ट होने चाहिए, मेंटल, है ना। वेलबींग अगर है कोई इंसान, अगर बढ़िया तरीके से है, वेलबींग है, देन इज अ हेल्दी पर्सन। पक्की बात। सो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ आपकी बॉडी के हिसाब से ही बस जो ठीक है वही बस ठीक है, बाकी हर चीज को आप कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। और ये डेफिनेशन दी थी बेटा अकॉर्डिंग टू WHO, और ये फुल फॉर्म आप जान ही रहे हैं कि WHO का फुल फॉर्म क्या है बच्चा? कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार बताइएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पक्की बात। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया जनाब कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हेल्थ एंड बॉडी का जो बायोलॉजिकल हेल्थ है उसी की बस बात नहीं करता है। दिमाग कैसा है आपका, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका लोगों के साथ सोशल संपर्क कैसा है, कांटेक्ट कैसा है, इन सभी चीज़ों पे बात की जाती है। तो ये हमारा हेल्दी पर्सन का डेफिनेशन माना जाता है कि हेल्दी पर्सन हम इन्हें कह सकते हैं कि भैया जिनका बिहेवियर अच्छा हो, जिनका सोशल जो गैदरिंग है वो अच्छी हो, जिनका मेंटल हेल्थ अच्छा हो,
ठीक है, मेंटल हेल्थ अच्छा हो, वो सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा मानी जाती हैं, ठीक है, और उस हिसाब से हम चीजों को बनाते हैं, वो चीजें हमारे हिसाब से कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल, सोशल, बिहेवियर, बायोलॉजिकल, मेंटल और हर चीज के तौर पर आप इसे मान सकते हैं कि हर तरीके से वो बढ़िया होना चाहिए, स्पिरिचुअल है ना, मतलब हर एक तरीके से वो बढ़िया होना ही चाहिए, तभी हम उसे कहेंगे कि यार ये हेल्दी पर्सन है। बहुत शानदार, बढ़िया। अब अगर आपको किसी इंसान को हेल्दी रहना है, अगर किसी इंसान को हेल्दी रहना है तो हेल्दी रहने के लिए उसे क्या क्या करना चाहिए, आप सोचो यार। बढ़िया योगा करो, थोड़ा दौड़ो भागो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, सोशल गैदरिंग अच्छी करो, ठीक है, थोड़े जो माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, इन सब चीज़ों से दूर रहो, आप बढ़िया हो, फिर और क्या, इन्हीं को हम हेल्दी मान सकते हैं। अब आपके पास एक और कॉन्सेप्ट आता है कि यार दुनिया में बस वही इंसान अच्छा नहीं कि जिसकी हेल्दी बॉडी है। असल में हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड और हेल्दी लाइफ बनता है। तो आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों जब सब कुछ सही होगा, तब हम ये मान सकते हैं कि हाँ जी ये बेहतर आदमी है और ये बेहतर आदमी आगे जाकर कुछ बेहतर करेगा, ठीक है। हेल्थ का बहुत बड़ा डेफिनेशन की बात नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना कि कोई भी एस्पेक्ट्स आप छोड़ नहीं सकते। आप किसी को हेल्दी अगर आप कंसीडर करोगे तो आप उसे सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि बिहेवियर, मेंटल, सोशल, है ना, ये सारे इशू आपको चेक करने होंगे। ये सारे तरीके से अगर वो वेल बीइंग पर्सन है तो आप उसे कहना कि हाँ जी तुम सही व्यक्ति हो और तुम सही माने जाओगे, पर अगर नहीं तो नहीं, ठीक है। ये पॉइंट यहां पर क्लियर है। अब जब हम अगले पॉइंट पे पहुंचेंगे यार, तो वो सारी चीजें होनी चाहिए। इंसान बढ़िया फिजिकल हो, सोशल हो, एनवायरमेंटल हो, स्पिरिचुअल हो, ठीक है, ये क्या लिख दिया इसने, इमोशनल हो, ठीक है, इंटेलेक्चुअल हो, ये सारा तरीके से वेलबींग बढ़िया होना चाहिए, अच्छी चीजों को फॉलो करने वाला होना चाहिए, तो हम उसे वेलबींग कहेंगे, ठीक बात है। अब इससे पहले कि दुनिया में जो कॉन्सेप्ट कैसे आया, कि डिजीज वाला कॉन्सेप्ट क्या था, तो आपने कई बार किसी मूवीज में देखा होगा कि बहुत साल पहले जब लोग खत्म होते थे तो लोगों को पता नहीं चलता था कि वो क्यों खत्म हो रहे। लोग कह देते थे यार कि फीवर आ गया, ज्वर आ गया, महामारी फैल गई, ये वो वगैरह वगैरह, जो भी लोग बहुत कुछ कह देते थे। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती थी कि यार कि लोगों को पता ही नहीं होता था कि लोग मर क्यों रहे। सो उस जमाने में क्या होता था, कुछ भी आके देखे, चेक किए, फीवर है, कफ है, तो बस आके जड़ी बूटी वगैरह दे दिए। कुछ ऋषि मुनि इनको जानते थे, पर सब लोगों को इन बीमारियों का पता तक भी नहीं था। ऐसा नहीं है कि पहले मलेरिया के बारे में पता नहीं था तो लोगों को मलेरिया होता नहीं होगा, या फिर किसी बीमारी के बारे में नहीं पता रहा होगा तो वो होती नहीं रही होगी, होती थी लेकिन लोगों को उसके बारे में पता नहीं था, ठीक है। जैसे हमें कोविड के बारे में, तो क्या कोरोना इस दुनिया में नहीं था, बट जब हमें हुआ, जब हमें एकदम गजब का इन्फेक्शन हो गया, तो फिर हमें पता चला कि अच्छा कोविड नाम की कोई चीज थी, वो भी इस दुनिया में रहती थी। यही होता है कि जब तक कोई छुपा हुआ रहता है कोई नहीं जानता, पर जैसे ही निकल के आके अच्छा या बुरा कुछ कर देता है उसे सब जानने लग जाते हैं। ये पब्लिसिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पब्लिसिटी, इसी को कहते हैं। तो अब डिजीज को लाइफ में लाने की जरूरत है यार, पढ़ेंगे तब ना ठीक करेंगे, हमें पता रहेगा बीमारी के बारे में तब ना ट्रीटमेंट होगा। मतलब जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि डिजीज है कौन, किससे हुई है, कहां पर असर कर रही है, तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो हमारे पास अर्ली एजेस में, मतलब बहुत पुराने समय पे 2-3 साइंटिस्ट लोगों की अलग अलग थियरी थी और उस पे हम कहानी बनाएंगे। जैसे सबसे पहले साइंटिस्ट जो अगर माना जाए कि आयुर्वेदा और कुछ यूनानी साइंटिस्ट लोगों की बात की जाए, इवन हिप्पोक्रेट्स की भी बात की जाए, तो इन सभी लोगों की कुछ कहानियां थी। ये कहानियां थी कि यार दुनिया में जो बाइल है, अब बाइल का मतलब सब जानते हैं ना, कि बाइल मतलब लीवर से रिलीज होने वाला एक मतलब जो आपका केमिकल है, जो एक पूरा फ्लूइड है, उसे हम बाइल कहते हैं। बाइल के बारे में अपन को ये पता है कि बाइल ही वो मटेरियल है जो हमारे फीकस का जो कलर है वो येलोइश करता है। तो लोगों का ये मानना था कि अगर बाइल परफेक्ट तौर पर रिलीज हो रहा है, सो आपका जो फीकस है वो बढ़िया येलोइश है, येलो बॉडी है, तो सब कुछ सही है। पर अगर बाइल ब्लैक हो जाए तो यह माना गया कि ब्लैक बाइल अगर है, फीकस थोड़ा सा डार्क रंग का आ रहा है, ब्लैकिश रंग का आ रहा है, तो उस वजह से लोगों को देखा गया कि उस समय वो बीमार है। तो उन्होंने एक बेहतर कनेक्टिविटी देखी कि अगर आपकी बॉडी जिसमें ब्लैक बाइल प्रेजेंट है, उस बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है, वो लोग थोड़ा सा कहना चाहिए हॉट पर्सन होते हैं। हॉट मतलब गर्म होते हैं, उनकी बॉडी गर्म होती है। और जिनका बाइल येलोइश होता है वो लोग थोड़े से ठंडे प्रवृत्ति के होते हैं। मींस कहने का मतलब उनका टेम्परेचर ठीक रहता है। ये कहानी
अर्ली एज की है। कुछ यूनानी भी इसे सही मानते हैं और कुछ इंडियन आयुर्वेद में भी इसी तहत से कार्यक्रम चलता है कि हाँ भाई ब्लैक बाइल, येलो बाइल, रेड बाइल वगैरह 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 मानते हैं कि इस दुनिया का जो ब्लड है वो रेड कलर का, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल, ये तीन थ्योरम। और ये फैगम होगा, फैगम मतलब हमारा जो बलगम वगैरह होता है ना, तो लोगों ने तीन ही चीज को देखना शुरू किया था, ब्लड को, बाइल को और फैगम को, कि मतलब यार इसलिए देखना आयुर्वेद वाले जनरली जब इलाज करते हैं मुंह खोल के ऐसा करेंगे, कफ चेक करते हैं, ये सब चेक करते हैं कैसा बन रहा है, डार्क बन रहा है, डेंस बन रहा है, कैसा बन रहा है, उसी से आधे इलाज इन्होंने कर लेने हैं, कर लेते हैं और ठीक भी कर लेते हैं, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है कि तुम्हें फीवर किससे हुआ है, उसका मतलब है तुम्हारी बॉडी में फीवर बढ़ा है और वो तुम्हें ट्रीट कर देंगे। लेकिन तभी एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था विलियमसन हार्वे, मैं इनके बारे में डिटेल करता हूं, अभी तो सिर्फ ऐसी कहानी में। विलियमसन हार्वे, विलियम हार्वे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारी बॉडी का सारे सिस्टम्स को सर्च किया था, डिस्कवर किया था, निकाला था कि हमारी बॉडी एक सिस्टम के कार्यक्रम पे चलती है। सिस्टम मीन्स जस्ट लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, इन्होंने सारे सिस्टम खोजे थे। तब इनको पता चला कि असल में यार ये बाइल वाइल कुछ बात नहीं है, असल में हमें जो डिजीज होती हैं, बीमारियां होती हैं, वो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, पैथोजेंस पे डिपेंड करती है। तो हमारे ब्लड में अगर पैथोजेंस आएंगे, हमारी बॉडी में अगर पैथोजेंस आएंगे, तो पैथोजेनेसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो विलियम हार्वे ने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया, बताया लोगों को कि यार असल में ना ये फैलम या फैगम या फिर बाइल आइल का कॉन्सेप्ट तो होगा जो होगा, असल में हमें फीवर जो है ना किसी फैक्टर्स की वजह से आता है, किसी पैथोजन की वजह से आता है, और वो पैथोजन बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट यहां पर चलता है। तो आइए इनके बारे में एनसीईआरटी की जो कुछ लाइनें हैं उनको अपन समझते हैं और फिर अपन समझने की कोशिश करेंगे कि यार इन्होंने बनाने की कोशिश की। तो ये क्योंकि अभी थ्योरी है ना, मैं अभी इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, बस आपको हल्का हल्का बता रहा हूं, ठीक है। सो यार आफ्टर हेल्थ for a long time was considered as a state of body, ये state of body है, and mind where the where there was a balance of certain humors, ठीक है। ह्यूमस का कॉन्सेप्ट आया, इसी को ह्यूमस कहते हैं, ह्यूमस का कॉन्सेप्ट आया, फ्लूइड का कॉन्सेप्ट है कि आपकी बॉडी जो है, आपका स्टेट ऑफ माइंड है वो बैलेंस्ड ह्यूमस का रीजन है, आपका जो बैलेंस ह्यूमर है वो एक रीजन बनता है आपकी बॉडी का हेल्दी कॉन्सेप्ट बनाए रखने के लिए। खैर ठीक है भाई, ये बात मानता कौन था? तो अर्ली ग्रीक साइंटिस्ट जो थे वो हिप्पोक्रेट्स है ना, हिप्पोक्रेट्स मतलब फादर ऑफ मेडिसिन है ना, हिप्पोक्रेट्स है ना फादर ऑफ मेडिसिन, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, बहुत जबरदस्त आदमी थे हिप्पोक्रेट्स, गजब माना जाता है, ठीक है। और वेल एज इंडियन आयुर्वेद, ये दोनों कॉन्सेप्ट का मानना ये था, मेडिसिन असिस्टेड, इट वाज टफ थ्रू दैट पर्सन विच ब्लैक बाइल, इन्होंने बताया कि किसी के पास में ये पूरा कॉन्सेप्ट किस बात पे डिपेंड था, ह्यूमर्स पे, और ह्यूमर्स पे कॉन्सेप्ट आया ब्लैक बाइल कॉन्सेप्ट, और ब्लैक बाइल कॉन्सेप्ट है बिलोंग्स टू हॉट पर्सनालिटी एंड हॉट पर्सनालिटी एंड वुड हैव फीवर्स। याद रखना, हॉट पर्सनालिटी मतलब ऐसा नहीं कि सलमान खान और जॉन अब्राहम बन के घूम रहा है, हॉट पर्सनालिटी मतलब बुखार हो रखा है भाई को, ठीक है, बुखार हो रखा है। सो ये कॉन्सेप्ट आता है कि जिसके पास ब्लैक बाइल है, सो ब्लैक बाइल पर्सन जो होगा ना वो बिलोंग्स टू द हॉट पर्सनालिटी एंड वुड हैव फीवर्स, उनके पास में फीवर है। ये हिप्पोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा ग्रीक साइंटिस्ट ये लोग मानते थे इसको, ठीक है भाई, मान लिए। दिस आइडिया वाज अराइव्ड बाय द प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट थ्रू द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। अब ये यहां तक तो ठीक है, प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट हमने हम यहां पर थ्रू यहां पर मान लिया, ये सारा का सारा कहानी हमने समझ गया कि येलो बाइल है सो बॉडी बढ़िया है, और अगर ब्लैक बाइल है तो आदमी बीमार पड़ जाता है, फीवर आ जाता है, उसे थोड़ा सा हॉट पर्सनालिटी का बन जाता है। पर ये कॉन्सेप्ट आगे जाके थोड़ा थोड़ा रॉन्ग होने लग गया जब हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कवर किया गया। विलियमसन हार्वे जो है ना, हमारे विलियम हार्वे, यूजिंग एक्सपीरियंस डिस्कवरी ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सो डिस्कवरी ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिस दिन हो गया उसी दिन विलियम हार्वे ने बताया, एक्सपेरिमेंटल मेथड किया एंड डेमोन्स्ट्रेटेड ऑफ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, और उन्होंने देखा इन द पर्सन विच ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मामीटर, उन्होंने ये भी देख लिया कि यार किसी का ब्लैक बाइल अगर होगा तो भी उसकी बॉडी के अंदर जो है ना टेम्परेचर नॉर्मल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ब्लैक बाइल हो तो उसे टेम्परेचर ज्यादा ही हो। डिसअप्रूव्ड हो गया कि भैया नहीं है, तुम्हारी थ्योरी गलत है, ये ऐसा होता है नहीं। सो फिर उसके बाद गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ ये डिसअप्रूव्ड कर दिया गया कि गुड ह्यूमर का मतलब क्या हुआ भाई, उन्होंने कहा कि जैसे हमारे पास में गुड ह्यूमर्स है, सो गुड ह्यूमर्स है कौन, ठीक है, गुड ह्यूमर्स है कौन, तो ये गुड ह्यूमर जो होता है बेटा ये है येलो बाइल,
ठीक है। और आपके पास में जो होता है बैड ह्यूमर्स, मतलब जिसे अपन कह सकते हैं कि ये कौन सा होगा, है ना, ये कौन सा थ्योरी होता है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है ब्लैक बाइल। तो ब्लैक बाइल जो है आपको ये डिजीज कॉज करता है, ठीक है, ये डिजीज कॉज करता है, ये डिजीज कॉज करता है, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो जाता है, आप हॉट पर्सनालिटी के बनते हैं। पर विलियमसन हार्वे ने डिसअप्रूव कर दिया कि जनाब ऐसा कुछ होता नहीं है। असल में फिर इन्होंने आगे क्या किया, लेटर ईयर्स बायोलॉजी धीरे धीरे विलियमसन हार्वे, है ना, और जितने भी लुई पास्टर, इन लोगों का काम पूरी तरह से लोगों को डिसअप्रूव करवाने का था। ये लोग पैदा ही इसीलिए हुए थे कि डिसअप्रूव करवा दिया जाए। अपना जो बताएंगे तो बताएंगे, लेकिन तुमने क्या बताया उसको गलत बताना, ये हमारा काम है। तो ये दो साइंटिस्ट इसीलिए फेमस है। लुई पास्चर हजारों चीज को गलत साबित कर दिए, और वैसे ही हमारे विलियम हार्वे थे, इन्होंने भी लोगों को गलत साबित करने का अपना ठेका ले रखा था। आगे पॉइंट पे पहुंचते हैं। बाद में धीरे धीरे पता चला कि यार हमारी बॉडी में जो है ना बहुत कुछ होता है, न्यूरल सिस्टम है हमारी बॉडी में, एंडोक्राइन सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम है, दैट्स कैन अवर इम्यून सिस्टम मेंटेन अवर बॉडी हेल्थ, एंड माइंड एंड मेंटल स्टेट देन अफेक्ट अवर हेल्थ। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब एक छोटा सा थ्योरी है, आप इसे हल्का सुन लेना कि भाई हमारी बॉडी में ना पूरी सिस्टम है, सिस्टम प्रॉपर चलता रहता है तो हम लोग बेहतरीन रहते हैं, और जिस दिन हेल्थ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इधर का उधर हुआ उस दिन हम गड़बड़ हो जाते हैं। ये बात मान के चलते हैं, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि ठीक है यार, ठीक है, हम डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं, आइए देखते हैं कि डिजीज होती कितने टाइप की है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इस दुनिया में जितने भी डिसऑर्डर हैं वो कौन कौन से हैं, तो अब यहां से अब हमारा काम शुरू होता है, क्योंकि इससे पहले सारा कुछ इंट्रो था, हिपोक्रेट्स याद रखना। एक बात जरूर याद रख लेना भाई कि जो थियरी है हमारी ब्लैक बाइल वाली, वो डिसअप्रूव किया था विलियम हार्वे ने। बात पक्की हो गई। अब हम डिसऑर्डर्स की बात करें कि यार दुनिया में डिसऑर्डर्स होते हैं तो जनरली दो टाइप के होते हैं। सुन लो मेरी बात को, ठीक है। तो पहला वर्ड मान लिया हमने जेनेटिकल डिसऑर्डर, ये मान लिया। अब ये तो जेनेटिक्स वाले चैप्टर में हम पढ़ते ही हैं। सो जेनेटिकल डिसऑर्डर मतलब यार ये बाय बर्थ होते हैं, और बाय बर्थ होंगे थ्रू जीन, है ना, और क्रोमोसोम्स इन सब के थ्रू फैल रहा है। सो बाय बर्थ है ना, और किसके थ्रू फैलेंगे, तो आप इसे ये भी कह देना बेटा कि ये जो है ना वो थ्रू होगा जीन्स, है ना, और क्रोमोसोम्स, इन सब चीज़ों पे होता है टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये फिर हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज का हमारा जेनेटिकल डिसऑर्डर वाला काम नहीं है, आज का हमारा काम आता है कि जो यार ये तो जेनेटिकल है, बाय बर्थ, ठीक है, सब कुछ जन्मजात मिल गया। अब यहां पर हमें कुछ डिजीज जो है जो हम कमाते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, ये इनेट है, बचपन से मिला हुआ है। और ये जो है हमारे पास में क्या है, ये है जनाब एक्वायर्ड, ठीक है, एक्वायर्ड डिजीज, जो हम कमाते हैं, जो जीवन में लाइफ में आगे जाकर हमारे कर्मों के आधार पर हमको मिलता है। जैसा जैसा कर्म करोगे वैसी वैसी बीमारियां तुम्हें फैलती जाती हैं। सो एक्वायर्ड डिजीज दो टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। अब एक्वायर्ड डिजीज को अगर मैं बात करूं कि कितने टाइप की होती हैं, तो ये जनाब दो टाइप की होती हैं। आइए दोनों टाइप के बारे में बात करते हैं। तो ये एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया। एक्वायर्ड डिजीज का पहला बीमारी होता है जनाब इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब पैथोजेनिक, की कोई ना कोई वेक्टर, कोई फंगस, कोई बैक्टीरिया, इन सब से फैलने वाली जो डिजीज है वो इन्फेक्शियस है। जो कोई फैक्टर्स कुछ ना कुछ तो इसमें होगा, वो इन्फेक्शियस है। और दूसरी डिजीज होती है जनाब नॉन इन्फेक्शियस, मतलब जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती, नॉन ट्रांसमिटेड, है ना, इसमें कोई बड़ा कहानी है नहीं, नॉन ट्रांसमिटेड, ठीक है। ये तो अपने को समझ में ही आ रहा है कि यार जो ट्रांसमिट नहीं हो रहा है वो नॉन इन्फेक्शियस है, और जो ट्रांसमिटेड है, जो फैलेगा, वो हमारे पास में इन्फेक्शियस है, ट्रांसमिटेड है। फिर क्वेश्चन आता है, तुम्हारे दिमाग में सवाल गूंजना चाहिए कि फैलने वाला क्यों फैलता है और नहीं फैलने वाला क्यों नहीं फैलता है। तो ये बात याद रखना, ये बीमारियां होती हैं थ्रू, ठीक है, पैथोजन के थ्रू होगा, थ्रू पैथोजन का मतलब है क्या यार, पैथोजन का मतलब हो गया कि कोई ना कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह वगैरह उन सब चीज से फैलता है। तो आइए इनके भी 3-4 टाइप कर दें, तो हो सकता है ये बैक्टीरिया से फैल रहा हो, है ना, बैक्टीरियल डिसऑर्डर, यही तो फैलाएगा हमको।
फिर हो सकता है हमारे पास में दूसरा डिसऑर्डर हो, तो हमने मान लिया कि वायरल डिसऑर्डर भी हो सकता है। बहुत शानदार। फिर हमें पता चला कि यार ये कुछ ना प्रोटोजोअल भी हैं, ये भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ हेलमिंथिस होते हैं, वो भी हमें डिसऑर्डर फैला सकते हैं। और फिर हमारे पास में एक और हो सकता है जिसका नाम है जनाब फंगस, और ये भी हमें बीमारी फैला सकता है। तो पैथोजेनिक कोई क्यों होगा भाई? अगर कोई फैल रहा है तो ऐसे ही तो ना फैल रहा होगा यार, कुछ तो होगा उसके कारण। तुम्हें कोविड दुनिया को फैल रहा था, रीजन ये था कि एक इंसान को कोविड हुआ, उसका वायरस तुम्हारी बॉडी में आ रहा है, सो इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस मतलब बेस्ड ऑन पैथोजेनिक वायरस, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक फंगस, पैथोजेनिक प्रोटोजोआ, पैथोजेनिक हेलमिंथिस, उनके शरीर से तुम्हारे शरीर में ये लोग आते हैं। जब तुम्हें कभी बीमारी होती है तो क्या लगता है वो बीमारी कैसे होती होगी? यही पैथोजेनिक तुम्हारी बॉडी में आते हैं और तुम्हें नुकसान पहुंचा के चले जाते हैं। ये इन्फेक्शियस है। फिर पहुंच गए, हाँ, इन सब के बारे में आज पूरा चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरियल डिसऑर्डर कौन सा है, कौन सा बैक्टीरिया तुम्हें कौन सी बीमारी फैलाता है, वायरस में कौन सी बीमारी तुम्हें फैलती है, प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी फैलती है, हेलमिंथिस से कौन सी फैलती है, फंगस से क्या फैलती है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कोई 2 डिजीज जो बैक्टीरिया से फैलती है, कोई 2 डिजीज जो वायरस से फैलती है, कोई 2 डिजीज जो प्रोटोजोआ से फैलती है, कोई 2 डिजीज जो हेलमिंथिस से फैलती है, एंड कोई एक ही बता दो जो फंगस से फैलती है। वैसे 2 भी बता दोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा, पर कोई नहीं, एक तो बता ही देना। नॉन इन्फेक्शियस, नहीं फैल रहा है, तो नहीं फैल रहा है मतलब इसमें पैथोजन नहीं है, जो हमें बीमारी को फैला सके वो नहीं है। तो ये किस टाइप की डिजीज हो सकती हैं? ये डिजीज हो सकती हैं डिफिशियंसी। डिफिशियंसी मतलब कुछ कमी हो गई है ना, स्कर्वी, विटामिन डी है ना, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, विटामिन जो है ना ये सब कम हो गया, तो डिफिशियंसी मान सकते हैं कि चलो यार इसको ना कुछ कमी हो गई है भाई साहब, ये जो है हमारे पास कमी लेकर आया है और ये कमी जो है हमें फैला रहा है, ये बीमारी वगैरह फैल गई है ना। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में मानते हैं चलो भाई इसको डिफिशियंसी हो गई, अब दूसरी बीमारी बताओ। इसे अपन कह सकते हैं कि यार ये हमारे पास में ना मतलब जो हमारी बॉडी है, मतलब इन्फेक्शन है, एलर्जी हो गई है, ठीक है। तो दूसरा टाइप का एक का रीज़न मान सकता है कि एलर्जी। तीसरे टाइप का रीज़न हम मान सकते हैं कैंसर, ठीक है। और सबसे आखिरी में जो फिर मैं चौथे नंबर का पॉइंट बोलना चाहता हूं, जिसे अपन कहते हैं डिसफंक्शन, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं डिसफंक्शन, मतलब आपकी बॉडी जो डीजनरेटिव डिजीज है, ठीक है, डीजेनेरेटिव डिजीज, जैसे आपका हो गया हार्ट फेल हो गया, ठीक है। सो यार हार्ट फेल जो है वो हुआ, वो डीजनरेट हो गई नहीं आपकी बॉडी डीजनरेटिव हो गई, तो आपके पास ये सारे डिजीज हो सकते हैं और हम इन सब के बारे में एक करके पढ़ेंगे कि कौन कब कहां कैसा। ये अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप उसे लिख लेना, मैं बोल रहा हूं डीजनरेटिव डिजीज। ये फ्लो चार्ट जरूर बनाना, फ्लो चार्ट पढ़ के पढ़ना, बहुत आसान हो जाएगा ये चैप्टर, मजा आएगा पूरे चैप्टर को पढ़ने में। तो हमने इनको इस तरह से क्लासिफाई कर दिया कि डिजीज असल में यार 4-5 टाइप की होती हैं। कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर है, कुछ एक्वायर्ड डिसऑर्डर है। जेनेटिकल मतलब जो जन्म से ही मिली है, वो हमें जीन या क्रोमोसोम्स के थ्रू आएंगी। दूसरा आ गया एक्वायर्ड डिजीज। अब एक्वायर्ड डिजीज मतलब ऐसा है कि भाई जो हम कमाए अपने कर्म के हिसाब से, ऐसे फंगस के पास तुम जाओगे तो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, हेलमिंथिस के पास तुम जाओगे तो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, प्रोटोजोआ के पास तुम जाओगे तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, वायरस, बैक्टीरियल, नॉन इन्फेक्शियस, डिफिशियंसी, एलर्जी, कैंसर, डिफिडेंटिव, मतलब ये 4-5 टाइप की डिजीज हम मान सकते हैं। सो अगर मैं बात कर लूं कि आपकी बॉडी में कितने टाइप के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो अगेन वही जैसे मैंने आपको बताया कि पहला जेनेटिकल डिसऑर्डर है, पहला जेनेटिकल डिसऑर्डर जो जीन्स है, डिफिशियंसी है, बाय बर्थ है ना, डिफिशियंसी है, डिफेक्ट है, ठीक है, जो भी इनके पास में आ सकती है, चाहे डिफिशियंसी हो, चाहे आपके पास में जो कुछ भी हो, डिफिशियंसी विच चाइल्ड बॉर्न डिफिशियंसी, कुछ भी उसके पास जो बचपन से ही प्रेजेंट है, जो उसको मतलब पुश्तैनी मिला हुआ है, जो कुछ माँ बाप से मिला हुआ, जेनेटिकल डिसऑर्डर है, पक्की बात। दूसरा इन्फेक्शन, यहाँ पे ना एक एड्स का एक्सेप्शनल आता है कि एड्स जो है बाय बर्थ हो तो जाता है माँ से बच्चे को, पर वो इन्फेक्शियस डिजीज है ना, वो जेनेटिकल डिसऑर्डर नहीं है, इन्फेक्शन से फैल सकता है। अब इन्फेक्शन किसका हो सकता है? वही बैक्टीरिया है ना, वही फंगस है ना, वही वायरस, इन्हीं लोगों से फैलता है और क्या, ठीक है, वायरस इन्हीं लोगों से फैलता है। एंड लास्ट पॉइंट आता है लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज, जैसे खाना कोई बहुत ज्यादा खाएगा तो मोटापा हो गया,
ओबेसिटीज़, ठीक है, लीवर सलाह मतलब बियर वियर बहुत ज़्यादा पी रहा है, लीवर सेरोसिस हो गया, ठीक है, लंग्स में कैंसर हो गया, तो ये बहुत सारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड डिजीज़ है। अगर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, ठीक है, तो जो कुछ भी आप लाइफ स्टाइल से रिलेटेड आप मानोगे वो इन सब में बीमारी आ सकती है, कुछ भी मान लो। तो हम दुनिया के इतनी सारी बीमारियों के बारे में जानते हैं, इतनी सारी बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं और इन्हीं के बारे में डिटेल करना हमारा बेसिक फंक्शन होता है। अगर मैं इसमें एनसीईआरटी की लाइन को मानूं कि एनसीईआरटी क्या कहती है, तो द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रिक्वेंटली यूज बाय एवरीबॉडी, मतलब दुनिया का हर इंसान जो है वो हेल्थ के बारे में जानता है, हेल्थ के बारे में बोलता है। इवन दुनिया का सबसे अनहेल्दी पर्सन भी हेल्थ के डेफिनेशन अपने हिसाब से बना लेता है। हर इंसान को लगता है कि वो बहुत हेल्दी है, बहुत बढ़िया है, पर असल में हर इंसान जो बेवजह की चीज़ें करता है वो अनहेल्दी है, ठीक है। तो आपको इसको डेफिनेशन जो है ना वो कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे हाउ डू वी डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में याद रखना, हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज, एब्सेंस एंड डिजीज एंड फिजिकल फिटनेस। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बॉडी बहुत हट्टा कट्टा दिख रहा है और ब्रेन जो है वो बढ़िया है, बीमारी कुछ है नहीं, तो वो से आप मान लो हेल्दी पर्सन है। असल में बॉडी फिजिकल मेंटल भी होना चाहिए सही, और बिहेवियर भी उसका बहुत सही होना चाहिए, सोशली उसकी जो कंडीशन है, क्योंकि यार ह्यूमंस है ना, एक सोशल मतलब होना चाहिए, सोशल बिहेवियर आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है कि समाज में कैसे रहना है, लाइफ में कैसे रहना है, तो फिर क्या मतलब का हुआ यार। तो इसलिए आपको ये चीज़ बिल्कुल पता होनी चाहिए कि यार सोशली कैसे होता है इंसान, ठीक है भाई। इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कॉम्प्लेक्स फिजिकल मेंटल सोशल वेल बीइंग। बात समझ में आई, कैसा होना चाहिए, फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। अगर कोई ऐसा होगा तो वो इंसान बढ़िया रहेगा, ठीक है, वो बढ़िया रहेगा। अब क्वेश्चन आता है कि यार इंसान दुनिया में हेल्दी क्यों रहेगा और क्यों अनहेल्दी रहेगा। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है यार कि तुम अगर बढ़िया चीजें नहीं करोगे तो तुम्हें बुरी चीज करोगे, और बुरी चीज करोगे तो तुम्हें बीमारी आएगी। तो यही पॉइंट आता है, व्हेन द पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क। मतलब जब हमारे पार्ट में हम ज़्यादा अच्छे रहते हैं, अच्छे स्वस्थ रहते हैं, तो हम अच्छा काम करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छे सुनते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी, है ना। मतलब वो सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि अगर हम बढ़िया हैं, वेल बींग है, कोई बीमारी नहीं है, तो हम बढ़िया कमाएंगे, हेल्थ को सब कुछ आगे बढ़ाएंगे। पर अगर हम हेल्दी ही नहीं है तो हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते। मतलब 1-2 दिन फीवर हो जाए, आप फिर काम धाम के बारे में सब छोड़ सकते हो। मतलब अच्छे खासे लोग बर्बाद हो जाते हैं भाई, अच्छा खासा पैसा, अच्छी खासी लाइफ, सब कुछ, लेकिन बीमारी ऐसी चीज है आपको सब चीज करने से, मतलब आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, आप सब खत्म हो जाएंगे, इकोनॉमिकल आप तो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना है आपको। इसलिए सर जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो इंक्रीज longevity of pupil and reduce infant and maternal mortality। मतलब अगर ये सब कुछ सही रहेगा तो इंसान की जो लॉन्ग लाइफ है वो अच्छी रहेगी, है ना, ज़्यादा समय तक जिंदा रहेंगे, माँ अच्छे से जिंदा, मैटरनल जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाएगा, है ना, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाएगा, लोग अच्छे से रहेंगे। और जब लोग सब कुछ अच्छे तरीके से रहेंगे तो यही तो है हेल्थ। और क्या है यार, और क्या है हेल्थ का मतलब, बस इतनी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेल्थ को बनाए रखने के लिए हमें चाहिए क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, मतलब हर कोई जानता है लेकिन फिर भी एनसीईआरटी लिखती है तो मैं बता दूं कि आपको हेल्थ बनाए रखने के लिए हेल्थ 2 तरीके से अच्छा होना चाहिए। पहली चीज तो ये है यार, बीमारी का ना होना कोई बड़ी चीज नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें एक आज ये बीमारी, कल वो बीमारी, परसों वो बीमारी, ये बीमारी, मतलब आपका शरीर किसी भी पैथोजन से लड़ने के काबिल नहीं है। आपको हर पैथोजन से लड़ने के काबिल बनना चाहिए, पहली चीज तो ये है। तो कोई भी इंसान जो भी है उसके अंदर इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। खासकर कोविड में आपने ये नाम बहुत सुना होगा, बहुत चर्चा में था उस समय कि तुलसी का काढ़ा पियो, है ना, ये पियो, ये पियो, वो पियो, एलोवेरा पियो, ताकि इम्यूनिटी बढ़ जाए, है ना। आप लोग च्यवनप्राश बेचने लग गए, ये बेचने लग गए, वो बेचने लग गए कि इम्यूनिटी बढ़ाया जाएगा, योगा करने लग गए और भी ना जाने क्या क्या। क्यों? क्योंकि जब आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, जब मतलब आप वही है ना भाई कि आप तुम्हारा खुद का किला मजबूत है तो लोग तुम पे अटैक करने आएंगे तो बच जाओगे तुम। और खुद को एकदम नस्तानाबूद करके रखे हुए खड़े हुए का आजा भाई मार ले मेरे को, तो मारेगा ही वो। तो इसी तरह कभी भी किसी बीमारी से बचना है तो बैलेंस डाइट लेना है, अच्छा खाना लेना है, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है, आपकी जो साफ सफाई वगैरह वगैरह है खुद की पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना है। इसके अलावा मतलब क्या बोलना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। योगा करो, मेंटेन गुड हेल्थ वगैरह करने के लिए गुड हेल्थ पे योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है किसी भी इंसान के लिए कि जितना अच्छा एक्सरसाइज वगैरह करेगा तो प्रैक्टिस बनी रहेगी और लाइफ
स्मूथली आगे बढ़ती रहेगी। योगा हैज़ बीन प्रैक्टिसाइज्ड इन सिंस टाइम इमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, इमेमोरियल जो है वो हमारे पास फिजिकल मेंटल हेल्थ बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिजीज़ के बारे में जानिए, है ना, इफेक्ट के बारे में जानिए, वैक्सीनेशन के बारे में जानिए जनाब की वैक्सीनेशन से कौन कौन सी बीमारियां बच सकती हैं। जैसे बचपन में आपको रुबेला, माम्स, खसरा, है ना, और मीजल्स, ये सब की तुम्हें इन वैक्सीनेशन दे दी गई हैं, तो अब आगे भी ये वैक्सीनेशन आपको पता रहनी चाहिए। जैसे कोविड के टाइम पे बहुत लोग कह रहे थे नहीं 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 हम वैक्सीन लेंगे तो मर जाएंगे, वैक्सीन होगा तो ऐसा हो जाएगा, वैक्सीन लेंगे तो वैसा हो जाएगा, तो ये सब फेक था। आप उसे समझ सकते हैं। अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज, कोई भी बीमारी जो फैल रही है उससे बचने के लिए आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। हाँ, तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, इस दुनिया का जितना भी वेस्ट मटेरियल निकलता है वो सारा कुछ वेस्ट प्रॉपर होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, ये भी बहुत ज़रूरी है बीमारी से बचने के लिए कि जो फैला रहे हैं मक्खी, मच्छर वगैरह वगैरह, इनको कंट्रोल करना है। मेंटेन इन हाइजीन इन फूड, आपका खाना अच्छी जगह से खाइए, अच्छी जगह आपको वाटर रिसोर्सेज जो होंगे वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी जगह पे होनी चाहिए। खराब जगह खाओगे खराब जगह मिलेगा। सो फॉर अचीविंग गुड हेल्थ, आपका अच्छा हेल्थ आपके खाने से, आपके रेगुलर एक्सरसाइज से, योगा वगैरह करने से, अच्छे मेंटेनेंस बनाए रखने से, इन सब चीज़ों से होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये है आपका बोलना चाहिए डिजीज़ फ्री लाइफ। अब सवाल आता है कि इनमें से कौन कौन सी डिजीज़ आपको पढ़नी है, जिसे अपन नेक्स्ट सेशन में हम बताएंगे। सो आज इस चैप्टर का इंट्रो, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत कम लाइन में समझाया है, होप सो आप एकदम क्लियर समझ गए होंगे और ये लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को क्लियर करके आप अच्छे से पढ़ लेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल। अपना लाइक शेयर जरूर करें, कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना सभी बीमारियों के नाम, फिर नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कशन करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।